नाना साहेब पेशवा, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह, एक चिंगारी जो ज्वाला बन गई। सन 1857 की गर्मियों में जब मेरठ की छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका, तब भारत के एक कोने में गंगा के किनारे बिठूर में एक और योद्धा अपनी तलवार तेज कर रहा था। ये योद्धा कोई और नहीं, नाना साहेब पेशवा थे, जिनका नाम आज भी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथा में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वीर, जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी, एक ऐसा रहस्यमय व्यक्तित्व था जिसकी मृत्यु का रहस्य आज तक अनसुलझा है? क्या आपने कभी सोचा कि एक दत्तक पुत्र, जिसे अंग्रेजों ने पेंशन तक देने से इनकार कर दिया था, कैसे एक क्रांति का पर्याय बन गया? आइए इस रोमांचक कहानी में डूबते हैं, जहां साहस, विश्वासघात और एक अनकहा खजाना आपका इंतजार कर रहा है। प्रारंभिक जीवन, एक योद्धा का उदय। नाना साहेब, जिनका मूल नाम धोंडू पंत था, का जन्म 19 मई 1824 को महाराष्ट्र के वेणुग्राम में हुआ था। उनके पिता माधव नारायण राव मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। मात्र 2.5 वर्ष की उम्र में 7 जून 1827 को बाजीराव द्वितीय ने उन्हें गोद ले लिया, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। ये गोद लेना केवल एक पारिवारिक परंपरा नहीं था, बल्कि मराठा गौरव को जीवित रखने की एक कोशिश थी। बिठूर, जो कानपुर के पास गंगा के किनारे बसा एक शांत कस्बा था, नाना साहेब का नया घर बना। बाजीराव द्वितीय ने नाना साहेब की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और बंदूक चलाने की कला सिखाई गई। नाना साहेब को हिंदी, मराठी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं का ज्ञान भी कराया गया। उनकी 3 पत्नियां सरजाबाई, काशीबाई और कृष्णाबाई उनके जीवन का हिस्सा बनी, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी महत्वाकांक्षा और देशभक्ति की भावना। क्या आप जानते हैं कि नाना साहेब का बिठूर वाला महल, जहां वे अपनी योजनाएं बनाते थे, आज भी खंडहर के रूप में मौजूद है और वहां की दीवारें उनकी वीरता की गवाही देती हैं? अंग्रेजों का विश्वासघात, क्रांति की चिंगारी। 28 जनवरी 1851 को बाजीराव द्वितीय की मृत्यु ने नाना साहिब के जीवन में एक नया मोड़ लाया। बाजीराव को अंग्रेजों से 80,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन मिलती थी, जिसे नाना साहिब को उनके दत्तक पुत्र के रूप में मिलना चाहिए था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी की कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति ने नाना साहिब को यह हक देने से इनकार कर दिया। इस नीति के तहत यदि किसी रियासत का शासक बिना जैविक उत्तराधिकारी के मर जाता था, तो उसका राज्य और संपत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाती थी। नाना साहिब को न केवल पेंशन से वंचित किया गया, बल्कि पेशवा की उपाधि और उससे जुड़े राजनैतिक अधिकार भी छीन लिए गए। यह अपमान नाना साहिब के लिए असहनीय था। उन्होंने अपने सचिव अजीमुल्ला खां को 1853 में लंदन भेजा, ताकि वो ब्रिटिश सरकार से उनकी पेंशन बहाली की मांग कर सके, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। अजीमुल्ला खां, जो स्वयं अंग्रेजों की क्रूर नीतियों का शिकार रह चुका था, ने नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की योजना बनानी शुरू की। क्या आपने सुना है कि अजीमुल्ला खान ने कथित तौर पर लोटस और चपाती की गुप्त योजना बनाई थी, जिसके जरिए विद्रोह की खबर पूरे देश में फैलाई गई थी? यह रहस्यमयी संदेश प्रणाली आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। 1857 का विद्रोह, कानपुर में क्रांति की आग। 10 मई 1857 को मेरठ में मंगल पांडे के नेतृत्व में सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और बिठूर तक पहुंची। नाना साहब, जो पहले ही अंग्रेजों के अन्याय से त्रस्त थे, ने इस अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं दिया। उन्होंने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों के साथ मिलकर कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। 4 जून 1857 की रात नाना साहब के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने नवाबगंज के खजाने पर कब्जा कर लिया। टिक्का सिंह जैसे सिपाहियों ने गोला बारूद लूटा और जेल में बंद अपने साथियों को मुक्त कराया। 6 जून को नाना साहब ने अंग्रेजों के अस्थायी किले पर धावा बोल दिया। 21 दिनों तक उनकी तोपें अंग्रेजों पर गोले बरसाती रहीं। नाना साहब ने शहर का प्रशासन भी अपने हाथ में ले लिया। हुलास सिंह को कोतवाल और चीफ मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और दीवानी न्यायालय स्थापित किए। 25 जून को जनरल व्हीलर ने आत्मसमर्पण का झंडा फहराया।
नाना साहब ने उन्हें सुरक्षित रास्ता देने का वादा किया, लेकिन 27 जून को सती चौरा घाट पर एक दुखद और विवादास्पद घटना घटी। जब अंग्रेज सैनिक और उनके परिवार नावों पर सवार होकर कानपुर से जा रहे थे, क्रांतिकारियों ने उन पर हमला कर दिया। इस नरसंहार में कई अंग्रेज महिलाएं और बच्चे मारे गए। इतिहासकारों में इस घटना को लेकर मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि यह नाना साहब की योजना थी, जबकि अन्य कहते हैं कि यह विद्रोही सिपाहियों की अनियंत्रित कार्रवाई थी। इस घटना ने अंग्रेजों को नाना साहब के खिलाफ और आक्रामक बना दिया। बिठूर पर हमला और नाना साहब का गायब होना। 1 जुलाई 1857 को नाना साहब ने कानपुर में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और खुद को पेशवा घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने जल्द ही पलटवार के लिए अपनी सेना को संगठित किया और बिठूर पर हमला बोल दिया। इस हमले में नाना साहब की सेना पराजित हो गई और बिठूर का उनका ऐतिहासिक महल जमींदोज कर दिया गया। नाना साहब किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे नेपाल की पहाड़ियों में चले गए, जबकि अन्य का कहना है कि वे 1861 में एक बाघ के हमले में मारे गए। उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या आप जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने बिठूर के महल पर कब्जा किया तो उन्हें वहां 7 गहरे कुओं में छिपा एक विशाल खजाना मिला। इन कुओं में सोने की प्लेटें, चांदी के सिक्के और अन्य बेशकीमती सामान थे, लेकिन माना जाता है कि नाना साहेब अपने साथ खजाने का एक बड़ा हिस्सा ले गए, जिसका आज तक पता नहीं चला। यह खजाना कहां गया, यह भी इतिहास की एक अनसुलझी गुत्थी है। नाना साहेब की विरासत। नाना साहेब की कहानी केवल एक विद्रोह की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनके महल के खंडहर, बिठूर का प्राचीन कुआं और नानाराव पार्क आज भी उनकी वीरता की गवाही देते हैं। यह भी कहा जाता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब के आंगन में ही युद्ध कौशल सीखा था। नाना साहेब की मृत्यु और उनके खजाने का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे गुप्त रूप से भारत में ही कहीं जीवित रहे, जबकि अन्य का कहना है कि वे विदेश भाग गए। उनकी कहानी साहस, बलिदान और रहस्य का एक अनूठा मिश्रण है, जो हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है।